नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल ओशो एडु सेंटर में। तो आज हम लोग यहाँ पर जो आरआरबी ग्रेड थर्ड का टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें हम लोग उसी का सेट से संबंधित हम लोग क्वेश्चन करेंगे और उसी का सेट हम लोग सोल्व करेंगे। तो ये सेट यहाँ पर जो आप लोग को दिख रहा होगा, ये आरआरबी टेक्नीशियन थर्ड के लिए है, जो ग्रेड थर्ड है टेक्नीशियन का, उसके लिए है। और यहाँ पर आप जैसे आप लोग को पता है कि जो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का हुआ या फिर ग्रेड फर्स्ट का हुआ, एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ है। तो यहाँ पर जो ग्रेड थर्ड का होने वाला है क्वेश्चन का पैटर्न, उस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। और जैसे कि पता है आप लोग को कि ये एग्जाम जो होगा, मात्र एक ही एग्जाम होगा, वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा और उसमें टोटल आप लोग का 100 क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए हम लोग इसमें डिटेल्स में समझते हैं कि ग्रेड थर्ड में हम लोग को कौन कौन सा पोर्सन से कितना क्वेश्चन रहने वाला है। तो हमारा ग्रेड थर्ड की बात करें यहाँ पर टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का, इसमें टोटल आप लोग का 100 क्वेश्चन रहेगा और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। तो सीबीटी वन मात्र एक ही एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, उसी पे जो है आप लोग का मेरिट बनेगा जॉब के लिए। तो 100 क्वेश्चन रहेगा और टोटल मार्क्स जो होगा वो 100 मार्क्स रहेगा, 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। और 100 क्वेश्चन रहेगा मतलब प्रत्येक मार्क्स आप लोग को प्रत्येक क्वेश्चन जो वो 1 मार्क्स का रहेगा। और बात करें यहाँ पर जो 100 क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर 100 क्वेश्चन में आप लोग का जो यहाँ पर जो टाइम दिया जाएगा 100 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, वो दिया जाएगा 90 मिनट, मतलब 90 मिनट कह सकते हैं, 1.5 घंटा। तो इतना टाइम आप लोग को दिया जाएगा 100 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। और बात करें यहाँ पर मार्क्स का, तो 100 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, तो एक प्रश्न के लिए 1 मार्क्स मिलेगा, पॉजिटिव मार्क्स। और बात करें यहाँ पर नेगेटिव का, तो नेगेटिव भी इसमें है, आप लोग को नेगेटिव जो होगा वो 1/3 होगा। मतलब आप लोग अगर 3 क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो उसमें आप लोग को 1 नंबर माइनस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये अपना नेगेटिव मार्क्स भी है, इसमें 3 पर 1 कटेगा और जो पॉजिटिव मार्क्स है वो 1 है। तो इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा ग्रेड थर्ड जो टेक्नीशियन का है उसमें 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स का, टाइम 90 मिनट हो गया और नेगेटिव मार्क्स 1/3 होगा। और इसमें जो 100 क्वेश्चन की बात करें, 100 क्वेश्चन में जो हमारा पोर्शन है वो कौन कौन सा वेटेज ज़्यादा है देखेंगे यहाँ पर। तो 25 क्वेश्चन आप लोग का मैथ का हो जाएगा, 25 क्वेश्चन मैथ हो गया, 25 क्वेश्चन फिर रीजनिंग का हो जाएगा, तो मतलब 50 क्वेश्चन इधर मैथ रीजनिंग से हो गया। फिर जो 40 क्वेश्चन होगा वो आप लोग का साइंस से होगा, तो 40 क्वेश्चन साइंस से और 10 क्वेश्चन जो रिमेनिंग बच जाता है वो हो जाएगा जीके और करेंट अफेयर से। तो यहाँ पर देख रहे हैं तो सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो साइंस वाला पोर्शन का है। तो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में जो आप लोग को जो वेटेज वाला पोर्शन है वो है साइंस वाला, तो साइंस पे आप लोग का जो है वो ज़्यादा ध्यान दिया कीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमारा हो गया यहाँ पर साइंस हो गया। तो साइंस हम लोग को थोड़ा ज़्यादा ही पढ़ना पड़ेगा। तो इस वीडियो में आप लोग को यहाँ पर जो बताऊँगा वो साइंस पे ही ज़्यादा जोर दे के बताऊँगा। तो जो आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिएगा अच्छी तरीके से, क्योंकि यहाँ पर साइंस पोर्शन बहुत अच्छे तरीके से हम लोग करने वाले हैं। और 10 जीके जीएस जो है वो हम लोग यहाँ पर करेंगे। बाकी बाद जो मैथ रीजनिंग का पीडीएफ होगा वो प्रोवाइड कर दूंगा सेट का, तो वहाँ पर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आप लोग मैथ रीजनिंग और साइंस जीके जीके सभी का पीडीएफ दे दूंगा। लेकिन यहाँ पर वीडियो में आप लोग को साइंस का अच्छी तरीके से समझाऊंगा और जीके जीएस भी अच्छी तरीके से समझाऊंगा। तो साइंस की बात करें हम लोग को, साइंस में आप लोग का जो 40 क्वेश्चन रहेगा, इसमें आप लोग का न्यूमेरिकल्स भी रहेगा। तो न्यूमेरिकल्स बहुत मायने रखता है यहाँ पर टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए, न्यूमेरिकल्स आप लोग को सोल्व करना आना चाहिए था। तो यहाँ पर हम लोग को जो सोल्व करूँगा क्वेश्चन सभी में अच्छी तरह से न्यूमेरिकल को भी सोल्व करते हुए जाऊँगा। और जो क्वेश्चन जीके हमारा बनेगा साइंस से, उसमें आप लोग को प्रत्येक ऑप्शन को डिटेल्स में बताते हुए जाऊँगा। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा बहुत अच्छे तरीके से साइंस पोर्शन कवर होते जाएगा। तो आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी में बने रहिएगा। अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं आरआरबी ग्रेड थर्ड का अच्छी तरीके से, तो वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। और अगर चैनल पर न्यू होते सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो हम लोग चलिए बिना टाइम गवाए अब प्रश्न देखना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 51, जिससे आप लोग को पता है कि हमारा 50 क्वेश्चन जो हो गया उधर मैथ रीजनिंग का हो गया। तो यहाँ पर 51 नंबर क्वेश्चन से जो हमारा विज्ञान का पोर्शन स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर हम लोग 51 नंबर प्रश्न से स्टार्ट करेंगे विज्ञान का पोर्शन। तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न जो है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, फर्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ पर है कि एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए डैश का इस्तेमाल किया जाता है। तो एक शाफ्ट है हमारा, तो शाफ्ट का बोल रहा है कि आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, जैसे हो गया स्पीडोमीटर हो गया, टेकोमीटर हो गया, एनीमोमीटर हो गया और क्रोनोमीटर हो गया। तो बता दें आप लोग को, एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो टेकोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टेकोमीटर के जो हम लोग यूज करते हैं, जो इस्तेमाल करते हैं वो
एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए करते हैं। और बात करें यहाँ पर स्पीडोमीटर की, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ये हमारा स्पीडोमीटर, तो स्पीडोमीटर से हम लोग क्या करते हैं कि जो मोटर गाड़ियाँ हमारा उसका गति मापते हैं। तो स्पीडोमीटर जो हमारा यहाँ पर मोटर गाड़ियाँ जो वाहन होता है उसका गति मापने के लिए हम लोग स्पीडोमीटर का प्रयोग करते हैं। बात करें यहाँ पर एनीमोमीटर का, तो एनीमोमीटर का प्रयोग जो किया जाता है वो किया जाता है पवन के वेग को मापने के लिए। तो याद रखिए आप लोग, पवन को वेग को मापने के लिए हम लोग एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं, और जो वाहनों की जो गति होता है उसको मापने के लिए हम लोग स्पीडोमीटर का प्रयोग करते हैं। बात करें यहाँ पर क्रोनोमीटर का, तो क्रोनोमीटर का प्रयोग जो हम लोग करते हैं जलयान में सही समय का पता लगाने के लिए। तो जलयान जो हमारा जहाज होता है उसमें सही समय का पता लगाने के लिए हम लोग क्रोनोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन को हम लोग अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिए हैं। तो पहला हमारा जो प्रश्न था वो था कि आवर्तन गति को निर्धारित करने, तो इसका राइट आंसर टेकोमीटर हो गया। उसके बाद हम लोग स्पीडोमीटर में पढ़े कि ये जो वाहनों की गति मापता है वो स्पीडोमीटर मापता है। एनोमीटर हो गया हमारा क्या, जो पवन का वेग है वो एनीमोमीटर मापता है। और क्रोनोमीटर से हम लोग जो पढ़े यहाँ पर वो पढ़े कि जलयान में सही समय पता लगाने के लिए क्रोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा फर्स्ट नंबर प्रश्न क्लियर हो गया, 51 नंबर प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग बढ़ते हैं। 52 नंबर प्रश्न यहाँ पर हमारा है कि देखिए 52 नंबर प्रश्न, और यहाँ पर ये न्यूमेरिकल से हम लोग न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। हमारे यहाँ पर है कि 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर से गिराया जाता है, तब वह 2 मीटर की दूरी से गिरती है। मतलब ऊपर है 2 मीटर ऊंची स्थान पर जो एक 0.1 किलोग्राम का एक गेंद है उसको ऊपर से गिराया जाता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल से लगने वाला कार्य कितना होगा। तो गुरुत्वाकर्षण से जो लगने वाला बल है वो कितना होगा। तो जैसे कि हम लोग को पता है कि जब जो आकाश में कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो उसमें कौन सा उसमें जो ऊर्जा होता है वहाँ पर होता है, वो होता है कौन सा ऊर्जा होता है, तो वो होता है स्थिति ऊर्जा। जिससे हम लोग को पहले क्वेश्चन एक पढ़े थे बिहार एसएससी के क्वेश्चन में कि एक पक्षी उड़ रहा है, तो पक्षी जो उड़ रहा है आकाश में उसमें कौन कौन सा ऊर्जा स्थित होता है। तो पक्षी अगर आकाश में उड़ रहा है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों होता है, क्योंकि हाइट के कारण मतलब पृथ्वी से ऊंचाई के कारण उसमें स्थितिज ऊर्जा हो गया और गति होने के कारण उसमें गतिज ऊर्जा भी हो गया। तो यहाँ पर हमारा जो ये गेंद है वो कुछ ऊंचाई पर है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा ऑलरेडी स्थित है। तो स्थितिज ऊर्जा को हम लोग यहाँ पर फाइंड करना है, तो वही हो जाएगा यहाँ पर लगने वाला कार्य। तो कार्य बराबर जो हमारा यहाँ पर होगा इस सूत्र के अनुसार, मतलब इस क्वेश्चन के अनुसार अगर हम लोग कार्य बराबर फाइंड करें तो हमारा कार्य जो होगा यहाँ पर वो कार्य बराबर हो जाएगा इसमें स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो हमारा यहाँ पर बॉल है वो आकाश में है और वो कुछ ऊंचाई पर है, उसमें जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो कार्य होगा वो स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। और हम लोग को पता है कि स्थितिज ऊर्जा बराबर जो सूत्र होता है वो होता है mgh होता है, स्थितिज ऊर्जा के बराबर सूत्र होता है। और यहाँ पर बात करें हम लोग सवाल में, तो सवाल में हम लोग को दिया गया है मास दिया गया है 0.1 किलोग्राम, तो मास की जगह पर हम लोग 0.1 रखेंगे द्रव्यमान की जगह पर, और जी का मान यहाँ पर देखिए दिया गया है, जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 9.8 ले लेंगे। और एच हमारा हाइट हो गया, तो यहाँ पर ऊंचाई भी दिया गया 2 मीटर ऊपर है, तो हम लोग इसकी जगह पर 2 पुट करेंगे। अब इसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर लेते हैं। तो 9.8 इंटू 0.1 करेंगे तो ये हो जाएगा 0.98 हो जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 9 18 1 19, तो 1.96 जूल जो है हमारा यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1.96 हमारा कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर है 1 नंबर, जो हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 52 का। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हमारा 1.96 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार न्यूमेरिकल को हम लोग अच्छी तरीके से सोल्व करते हुए जाऊंगा और आप लोग को यहाँ पर समझाते हुए जाऊंगा। तो ये न्यूमेरिकल आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा जो प्रश्न संख्या 2 का था। तो अगले प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आता है प्रश्न संख्या 53, और इसमें आप लोग को देखिए क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 53 में ये भी न्यूमेरिकल ही है। हम लोग यहाँ पर जो पहले हम लोग बता दिए यहाँ पर कि इसमें जो है न्यूमेरिकल भी आप लोग को सोल्व करते हुए जाना, क्योंकि 40 क्वेश्चन अगर साइंस का है तो उसमें आप लोग का न्यूमेरिकल भी रहेगा। और यहाँ पर अगला प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि 70 केजी का आदमी है, मतलब द्रव्यमान आदमी का दिया गया वो 70 केजी का हो गया, और आदमी जो 50 न्यूटन बल से एक 50 केजी के आदमी को धक्का देता है, तो 50 केजी वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धकेला है। तो जैसे कि आप न्यूटन का थर्ड नियम आप लोग पढ़े होंगे कि न्यूटन का थर्ड नियम में यही कहता है कि जो क्रिया बल होता है हमारा उसके इक्वल होता है प्रतिक्रिया बल। तो मतलब हम लोग जितना जोर से किसी दीवार में धक्का देंगे उतना जोर से वो हमको क्या करेगा,
उधर से धक्का देगा। तो वही यहाँ पर हो रहा है, एक 70 केजी का आदमी 50 न्यूटन बल से 50 केजी आदमी को धक्का दे रहा है, तो उधर से जो ये आदमी जो धक्का देगा वो भी 50 न्यूटन का ही बल से धक्का देगा। तो इसका राइट आंसर वही हो जाएगा, क्योंकि क्रिया बल जो हमारा वो प्रतिक्रिया बल के बराबर होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये ही हो जाएगा, 50 न्यूटन। अगला प्रश्न यहाँ पर है प्रश्न संख्या 54, और इसमें पूछा जा रहा है आप लोगों के 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से गति कर रहे 50 केजी द्रव्यमान वाले पिंड का संवेग क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि संवेग बराबर जो फार्मूला होता है, संवेग बराबर फार्मूला होता है द्रव्यमान गुना वेग, मतलब mv होता है। और यहाँ पर द्रव्यमान दिया गया है कितना, 50 केजी, और वेग जो दिया गया है वो 20 मीटर पर सेकेंड दिया गया है। तो इसको हम लोग गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 केजी मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 54 नंबर का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर देख सकते हैं 1000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 54 नंबर का। अगला प्रश्न यहाँ पर ये भी न्यूमेरिकल ही है, और यहाँ पर हमारा कह रहा है कि एक कार 5 सेकेंड में 1 मीटर पर सेकेंड एक समान त्वरण से चलकर 5 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड की गति चल रही है। तो इस समय में कार द्वारा तय की दूरी ज्ञात करें। तो न्यूटन का दूसरा नियम से हम लोग जो फार्मूला पढ़े हैं दूरी का, वही फार्मूला यहाँ पर लगने वाला है। न्यूटन की गति का जो दूसरा जो फार्मूला होता है वो होता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ या टी स्क्वायर। और यहाँ पर u हमारा जब प्रारंभिक वेग हो गया, t समय हो गया, और ये हमारा त्वरण हो गया। तो यहाँ पर सवाल में देखिए तो क्या क्या दिया गया है। तो हमारा टाइम दिया गया है, कार का टाइम t हो गया कितना, 5 सेकेंड दिया गया है, t 5 सेकेंड दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर देखें तो त्वरण दिया गया है कितना, त्वरण की बात करें तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण दिया गया है। हमारा ये हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और बात करें यहाँ पर प्रारंभिक वेग, तो प्रारंभिक वेग देखिए यहाँ पर 5 मीटर पर सेकेंड है, और अंतिम वेग 10 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग अंतिम वेग का जरूरी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ प्रारंभिक वेग का जरूरी है जो कि 5 मीटर पर सेकेंड है। तो u बराबर हो गया हमारा 5 मीटर पर सेकेंड। अब बात करें हम लोग, बात करेंगे हम लोग यहाँ पर क्या चीज़ फाइंड करना हम लोग को। तो फाइंड करना हम लोग को क्या, कि तय की गई दूरी। तो तय की गई दूरी यहाँ पर फॉर्मूला है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसको यूज करते हैं हम लोग, एस बराबर यू टी। तो यू की जगह पर हम लोग रखेंगे क्या, जो यहाँ पर प्रारंभिक वेग दिया गया है 5 मीटर पर सेकेंड, ये रखेंगे यू की जगह पर 5 इंटू टी हमारा यहाँ पर है टी 5 सेकेंड दिया गया है, टी रखेंगे 5 सेकेंड प्लस हाफ इंटू ये जो हमारा त्वरण जो है वो 1 हो गया, प्लस टी स्क्वायर हमारा टी हमारा 5 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे। तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 25 प्लस हाफ इंटू 25 प्लस ये 25 का हाफ हो जाएगा 12.5, और इसको जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 37.5 मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो 37.5 मीटर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 2 जो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 37.5 मीटर, ये इसका दूरी हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये प्रश्न आप लोग को समझ में आ गया होगा न्यूमेरिकल। तो हमारा यहाँ पर न्यूमेरिकल जो वाला सवाल था वो लगभग सोल्व हो गया है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं 56 नंबर प्रश्न में। तो 56 नंबर प्रश्न अपना यहाँ पर है कि 56 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि दोलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। इनमें से कौन सा जो है वो दोलन के लिए सही नहीं है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन संकेत लाइन वेव हो सकते हैं, संकेत स्क्वायर वेव हो सकता है, साइन वेव, यहाँ पर हमारा जो साइन को साइन का जो होता है लाइन ये है, ये हो गया। और दूसरा यहाँ पर है स्क्वायर वेव, जो स्क्वायर का जो फार्मूला बनता है ये स्क्वायर वाला, और या फिर कर सकते हैं इसको स्क्वायर जो इस प्रकार का फिगर बनता है इस साइड पर, तो स्क्वायर वेव भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर संकेत अर्ध स्क्वायर वेव हो सकता है, ये गलत दिया गया है। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा था निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं, तो यही सही नहीं, क्योंकि जो संकेत हमारा है दोलन के लिए वो अर्ध स्क्वायर वेव नहीं होता है। और यहाँ पर 4 ऑप्शन भी ये सही है कि रेडियो ट्रांसमीटर द्वारा प्रसारित सिग्नल दोलन की सिग्नल का उदाहरण है, ये सही है। तो यहाँ पर हमारा सभी सही था ऑप्शन नंबर 3 को छोड़कर, क्योंकि यहाँ पर दिया गया था कि अर्ध स्क्वायर वेव हो सकते हैं जो कि दोलन के लिए गलत गलत चीज़ है। तो दोलन के लिए जब वो अर्ध स्क्वायर वेव नहीं होता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 57 की किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है। तो किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को हम लोग कहते हैं भार। तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा भार। और भार की बात करें हम लोग तो भार बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है mg, मतलब मास गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण होता है ये
भार का फॉर्मूला। और बात करें हम लोग भार का ऐसे मात्रक, तो भार का ऐसे मात्रक होता है न्यूटन, जो कि बल का भी ऐसे मात्रक होता है। और भार हमारा एक सदिश राशि है, और जैसे कि आप लोग पता है भार ही हमारा जो है जो वो चेंज होता है किसके कारण, गुरुत्व के कारण। जैसे कि हम लोग जाएंगे चंद्रमा पर जाते हैं तो हमारा भार जो है वो क्या हो जाता है, यहाँ के पृथ्वी के भार से 1/6 गुना हो जाता है, मतलब हमारा छठा भाग हो जाता है जो यहाँ पर हमारा भार है उससे चंद्रमा पर जाने के बाद। क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण फोर्स जो है वो पृथ्वी की अपेक्षा क्या है, कम है। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न डिस्कस हो गया। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर 56 नंबर प्रश्न, सॉरी 58 नंबर प्रश्न। इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है कि पानी की अस्थायी कठोरता को किसका प्रयोग करके दूर किया जा सकता है। जो पानी का जो अस्थायी कठोरता है उसको हम लोग दूर कर सकते हैं किसके द्वारा, तो ये करते हैं हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 58 का, वो ये हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा हम लोग पानी का जो अस्थायी कठोरता होता है उसको हम लोग दूर कर सकते हैं। बात करें यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का, तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है हमारा कार्बोनेट, इसका प्रयोग हम लोग चौक बनाने में करते हैं। और बात करें HCl का, HCl हमारे जो शरीर में पाया जाता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। और जो PVC प्लास्टिक बनाते हैं हम लोग उसके कारखाने में भी HCl का प्रयोग करते हैं। तो इतना आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 59वां प्रश्न, इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है कि रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया है, तो रासायनिक परिवर्तन इनमें से कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ये साधारण लवण का जल में घुलना, तो नमक का जल में घुलना यह रासायनिक परिवर्तन नहीं, एक भौतिक परिवर्तन है। प्रवाही आसवन से पेट्रोलियम का शोधन, ये भी एक भौतिक परिवर्तन है। और बात करें यहाँ पर मोटर कारों में पेट्रोल का दहन, तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है। तो मोटर कारों में जो हम लोग पेट्रोल का प्रयोग कर लेते हैं वो रासायनिक परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि हम लोग उसका ऊर्जा ले लेते हैं पेट्रोल का प्रयोग करके, ना फिर हम लोग ऊर्जा को पेट्रोल में चेंज नहीं कर सकते। ये एक रासायनिक परिवर्तन हमारा है, ऑप्शन नंबर 3। और पेट्रोल और एथिल का मिलाना ये भी एक भौतिक परिवर्तन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा 3, कि मोटर कारों में जो पेट्रोल का दहन है एक रासायनिक प्रक्रिया है। और बात करें यहाँ पर रासायनिक प्रक्रिया जो है वो क्या चीज़ है, रासायनिक प्रक्रिया वह परिवर्तन है जिसमें मोटर कारों में पेट्रोल का दहन तो ही होता है, मतलब वो फिर उससे वो बना नहीं सकते हम लोग। और इसमें क्या होता है रासायनिक परिवर्तन में, कि इसमें पदार्थ के रंग रूप या गुण जो हमेशा क्या होता है, बदल जाता है। जैसे कि दूध से हम लोग दही बनाते हैं, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। और जंग, जो लोहे में जंग लगना होता है, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन ही है। तो हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा 60 नंबर प्रश्न, इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है कि सोडियम कार्बोनेट के निर्माण के लिए सॉल्वे प्रक्रिया का प्रयोग लाई जाने वाली कच्ची सामग्री में शामिल होता है। तो हम लोग सोडियम कार्बोनेट के निर्माण करने में कच्ची सामग्री में क्या क्या प्रयोग लाते हैं। और ये यहाँ पर ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है कि सॉल्वे प्रक्रिया का प्रयोग हम लोग किस मतलब किस सामग्री को प्रयोग करने के लिए हम लोग सॉल्वे प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। ये याद रखिए हम लोग सोडियम कार्बोनेट के निर्माण के लिए हम लोग सॉल्वे प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर जो इसका कच्चा सामग्री होता है वो होता है अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा है ये कच्चे जो सामग्री है किसके लिए, सोडियम कार्बोनेट के लिए होता है। और बात करें यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट का, तो सोडियम कार्बोनेट का जो सूत्र होता है वो होता है Na2CO3 होता है। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 61 नंबर प्रश्न आ जाता है। 61 में प्रश्न पूछा जा रहा है कि ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किया था। तो ग्रहों की गति का नियम जो है उसका प्रतिपादन किया गया था केपलर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर 2 इसका राइट आंसर जगह केपलर के द्वारा ही ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादन किया गया था। और न्यूटन की बात कर रहे हैं तो न्यूटन ने गति का जो वो 3 नियम दिया गया है वो 3 नियम आप लोग को पता ही है। पहला नियम जो है वो जड़त्व का नियम है, दूसरे नियम से जो है वो बल का परिभाषा प्राप्त होता है, और जो तीसरा नियम है वो क्रिया प्रतिक्रिया है। और बात करें यहाँ पर गैलीलियो का, तो गैलीलियो जो है वो क्या चीज़ का आविष्कार किए हैं, तो गैलीलियो के द्वारा टेलीस्कोप का आविष्कार किया गया है। और जो सौर प्रणाली हमारा है, सौर प्रणाली का जो खोज किया गया था वो कोपरनिकस के द्वारा ही किया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर 62 नंबर प्रश्न, इसमें पूछा जा रहा है आप लोगों को कि जल का घनत्व जो अधिकतम होता है वो कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो आप लोग बता दूं कि जो जल का घनत्व अधिकतम होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है अधिकतम घनत्व। और हम लोग बात करें यहाँ पर इसको अगर हम लोग केल्विन में चेंज करें 4 डिग्री सेल्सियस को, तो 373 में हम लोग को जोड़ना पड़ेगा, सॉरी 273 इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो 273 प्लस 4 डिग्री सेल्सियस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 277 डिग्री सेल्सियस हो जाए, सॉरी केल्विन हो जाएगा, ठीक है।
तो इसको हम लोग केल्विन में चेंज कर रहे हैं, तो 273 को इसमें जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर सी 3 हमारा यहाँ पर 273 केल्विन पर जो हमारा होगा जल का घनत्व अधिकतम होगा। और बात है हमारा यहाँ पर जल का जो क्वथनांक होता है वो कितना होता है। जल का क्वथनांक आप लोग याद रखिएगा 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और हिमांक बिंदु जो हमारा है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अगला प्रश्न यहाँ पर हमारे यहाँ पर 63 नंबर प्रश्न, इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है कि किस बल के कारण ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखने पर अक्षर उभर जाते हैं। तो किस बल के कारण होता है ये बताना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, आसंजक बल है, स्वसंजक बल है, छीन बल है, और इनमें से कोई नहीं है। तो बात करें हम लोग आसंजक बल का, तो आसंजक बल वो बल होता है जो कि किसी दो वस्तुओं के कणों पर लगता है। तो हम लोग आसंजक बल को समझ लिए कि आसंजक बल जो है वो भिन्न भिन्न दो पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाला बल है। तो असंजक बल समझ लिया। अब स्वसंजक बल की बात करें तो स्वसंजक बल जो लगता है वो एक ही वस्तु एक ही पदार्थों के कणों के बीच लगता है। तो स्वसंजक बल और असंजक बल के बीच हम लोग अंतर फाइंड कर लिए कि असंजक बल जो है वो किन्हीं दो पदार्थों के कणों के बीच लगता है, जबकि स्वसंजक बल जो है वो एक ही पदार्थ के कणों के बीच लगता है। और तो यहाँ पर हम लोग बात करें, यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर जब हम लोग चौक से लिखते हैं तो इसमें दो यहाँ पर हमारा पदार्थ हो रहा है। एक तो ब्लैक बोर्ड भी, उस पर हम लोग घस रहे हैं चौक पर, मतलब यहाँ पर दो अलग अलग पदार्थों के कणों के बीच जो है ये घर्षण हो रहा है, बल लग रहा है। तो इसे हम लोग कहेंगे आसंजक बल। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये आसंजक बल, जिसको हम लोग जस्ट अभी लोग समझे आसंजक बल क्या होता है। तो इतना आप लोग याद रखिएगा, आसंजक बल जो है ब्लैक बोर्ड पर लिखने में मतलब काम आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 63 नंबर का। और जो एक ही पदार्थों के बीच जो लगता है उसे हम लोग जस्ट पढ़ेगी स्वसंजक बल लोग करते हैं। तो स्वसंजक बल की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्वसंजक बल जो होता है वो होता है ठोस में, क्योंकि ठोस में देखते हैं कि कणों के बीच आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है। फिर बात करें यहाँ पर उससे कम होता है द्रव में हो जाएगा, फिर द्रव से कम गैस में होता है। तो स्वसंजक बल का ये क्रम आप लोग याद रख लीजिएगा कि सबसे ज़्यादा जो होगा वो ठोस में हो जाएगा, सॉलिड में, उससे कम फिर लिक्विड में हो जाएगा, फिर उससे कम गैस में हो जाएगा। तो ये होता है स्वसंजक बल का ये क्रम आप लोग याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 54, इसमें पूछा जाए आप लोग कि पृथ्वी के केंद्र पर सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होता है। तो जिससे कि आप लोग को पता है कि आवर्तकाल जो लोलक का आवर्तकाल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है T = 2π√L/g, ये फार्मूला होता है। और यहाँ पर हमारा प्रश्न था कि पृथ्वी के गुरुत्व केंद्र पर सरल लोलक का आवर्तकाल कितना होता है। तो गुरुत्व केंद्र जो हमारा यहाँ पर केंद्र है, केंद्र पर जो गुरुत्व बल का मान होता है, जो जी का मान होता है वो 0 होता है। तो याद रखिए आप लोग केंद्र पर जी का मान क्या होता है, 0 होता है। तो इस फार्मूला में अगर हम लोग जी का मान 0 रखेंगे, L/0 रखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा क्या 2π। और अगर हम लोग किसी पर बटे में 0 लिखते हैं तो वो हमारा इन्फिनाइटिव के बराबर हो जाता है। तो L/0 इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्या इन्फिनाइट, मतलब अगर 0 से किसी में भाग देंगे तो वो इन्फिनाइट के बराबर होगा। तो यहाँ पर हमारा आवर्तकाल जो हो जाता है वो इन्फिनाइट हो जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अनंत। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कि पृथ्वी के केंद्र पर जो सरल लोलक का आवर्तकाल होगा वो क्या होगा, अनंत होगा। और बात करें यहाँ पर जो गुरुत्व बल हमारा होता है, गुरुत्व बल जो हमारा यहाँ पर होता है, जी का मान जो होता है वो अधिकतम कहाँ पर होता है। तो जी का मान अधिकतम आप लोग याद रखिएगा तो ध्रुवों पर होता है। और सेकेंड लोलक की बात करें कि सेकेंड लोलक आवर्तकाल जो होता है वो 2 सेकेंड होता है, ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 65 नंबर के मनुष्यों के लिए शोर सह सीमा लगभग होती है। तो मनुष्यों के लिए जो शोर सह सीमा होती है वो लगभग किसके बराबर होता है। तो याद रखिए आप लोग ये होता है 85 डेसिबल के बराबर। तो ऑप्शन नंबर 2 प्रश्न का राइट आंसर जबकि मनुष्यों के लिए शोर सह सीमा जो होता है वो 85 डेसिबल के बराबर होता है। और बात करें 45 डेसिबल का, तो ये जो हमारा होता है वो समान बातचीत के लिए जो हम लोग प्रयोग करते हैं वो 45 डेसिबल का प्रयोग करते हैं। और बात करें यहाँ पर 100 से 110 डेसिबल के बीच जो होता है वो ध्वनि को हम लोग जैसे ऑर्केस्ट्रा वगैरह में डीजे वगैरह का आवाज़ आता है वो कितना डेसिबल का आवाज़ होता है, वो होता है 100 से 110 डेसिबल के बीच। और जो हमारा मशीन गन हो गया, इससे जो आवाज़ आता है मशीनों से वो 150 से 160 डेसिबल के बीच रहता है। तो इतना आप लोग याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 66 नंबर की गैस इंजन की खोज किसने की थी। तो याद रखिए आप लोग गैस इंजन का खोज जो किया गया, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, डीजल, डेवी, डेमलर और चार्ल्स।
यहाँ पर इसका राइट आंसर जगह गैस इंजन का खोज वो डेमलर के द्वारा किया गया है। 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि जो यहाँ पर हमारा गैस इंजन है उसका आविष्कार किया गया है किसके द्वारा, डेमलर के द्वारा किया गया है। और बात करें यहाँ पर जो यहाँ हमारा रुडोल्फ डीजल है, तो रुडोल्फ डीजल ने जो आविष्कार किया वो डीजल इंजन का आविष्कार किया, तो यहाँ पर डीजल नाम भी लगा हुआ है लास्ट में, और डीजल इंजन का आविष्कार इसी के द्वारा किया गया है। इसका पूरा नाम है रुडोल्फ डीजल, तो ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 67, लाल और पीकॉक ब्लू रंग को मिलाने से कौन सा रंग बनता है, तो इसको हम लोग थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। तो हम लोग बात करें यहाँ पर रंग का, तो प्राथमिक रंग हमारा जो होता है हमारा दो तरह का रंग होता है, प्राथमिक रंग और द्वितीयक रंग। प्राथमिक रंगों को मिलाने से हमारा जो है द्वितीयक रंग प्राप्त होता है। तो प्राथमिक रंग में जो हमारा होता है वो कौन कौन सा रंग होता है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, एक बार इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए, उसके बाद आप लोग का कभी मतलब इससे प्रश्न नहीं छूटेगा। तो प्राथमिक रंग जो हमारा होता है वो होता है लाल, हरा और नीला। लाल, हरा और नीला ये तीनों रंग जो हमारा ये प्राथमिक रंग है, और इसे हम लोग अच्छी तरीके से समझेंगे कौन सा रंग मिलाने पर कौन सा रंग प्राप्त होगा। तो इसे हम लोग एक स्ट्रिक के द्वारा समझते, एक फिगर बनाते हैं। ये हमारा हो गया एक सर्कल, सॉरी त्रिभुज बना लिए, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्राथमिक रंग लाल, यहाँ पर हो गया हरा, और यहाँ पर लिखेंगे नीला, लाल हरा नीला। फिर यहाँ पर बीच में लिखेंगे, सभी के बीच में जो होता है वो द्वितीयक रंग होता है, ये हमारा प्राथमिक रंग हो गया। फिर द्वितीयक रंग होता है जो वो होता है लाल हरा नीला हो गया। फिर होता है पीला, पीला मैजेंटा और श्यान। तो श्यान को हम लोग यही बोलते हैं पीकॉक नीला, श्यान को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पीकॉक नीला या पीकॉक ब्लू बोलते हैं श्यान को है। तो यहाँ पर हमारा जो हो गया वो हो गया प्राथमिक रंग हो गया लाल हरा नीला, द्वितीयक रंग गया पीला मैजेंटा श्यान। उसके बाद यहाँ पर होता है बीच में जो होता है वो सफेद रंग हो जाता है हमारा, कौन सा होता है, सफेद रंग। तो इसको एरो के द्वारा आप लोग को समझना है, तीर के द्वारा समझना है कि कौन से रंग मिलाने पर क्या बनता है। फिगर से आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फिगर में हमारा लाल हरा नीला ये तीनों हो गया प्राथमिक रंग, पीला मैजेंटा श्यान ये द्वितीयक रंग है, और द्वितीयक रंग जो बनता है वो प्राथमिक रंगों को मिलाने से ही बनता है। तो हमारा यहाँ पर बात करें लाल और हरा, इन दोनों को हम लोग मिलाएंगे तो बीच में हमारा क्या आ जाता है, पीला आ जाता है। तो पीला हमारा द्वितीयक रंग है, और ये किसको किसको मिलाने से बनता है, तो लाल और हरा को मिलाने से बनता है। उसी प्रकार जब यहाँ पर मैजेंटा की बात करें तो लाल और नीला को मिलाने से जो हमारा द्वितीयक रंग होगा वो मैजेंटा प्राप्त होगा। उसी प्रकार हरा और नीला को मिलाएंगे तो हमारा जो द्वितीयक रंग प्राप्त होगा वो श्यान प्राप्त होगा। और यहाँ पर अगर हम लोग लाल हरा नीला तीनों को मिला दे तो बीच में हमारा जो व्हाइट है वो सफ़ेद रंग प्राप्त होगा। उसी प्रकार पीला मैजेंटा श्यान इन दोनों को मिलाएंगे तो वो हमारा सफ़ेद प्राप्त होगा। उसी प्रकार यहाँ पर ये सीधा वाला देखेंगे तो श्यान और लाल को मिलाएंगे सफ़ेद प्राप्त होगा, हरा और मैजेंटा को मिलाएंगे सफ़ेद प्राप्त होगा, पीला और नीला को मिलाएंगे तो सफ़ेद प्राप्त होगा। तो ये ट्रिक था यहाँ पर, इस ट्रिक के द्वारा आप लोग सभी कुछ समझ सकते हैं। उसके बाद कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो अच्छी तरीके से जवाब दे दीजिएगा। अब यहाँ पर हमारा जो प्रश्न था 67 नंबर प्रश्न, देखिए यहाँ पर हमारा 67 नंबर प्रश्न है कि लाल और पीकॉक ब्लू रंग को मिला देने से कौन सा रंग बनता था। हम लोग यहाँ पर फिगर में देखेंगे, प्रश्न था हमारा लाल और पीकॉक ब्लू, तो लाल हमारा यहाँ पर और पीकॉक ब्लू यहाँ पर, जिसको हम लोग श्यान भी बोलते हैं, इन दोनों को मिलाएंगे तो बीच में हमारा क्या आता है, व्हाइट आता है, सफ़ेद होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 67 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा सफ़ेद। तो आशा करते हैं प्रश्न आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये फिगर आप लोग अच्छी तरीके से माइंड में बैठा लीजिए, उसके बाद जो भी प्रश्न पूछा जाएगा इसके द्वारा आप लोग समझ सकते हैं। इस प्रकार हम लोग यहाँ पर 67 नंबर प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिए हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या हमारा प्रश्न संख्या 68, इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है कि कौन सा सत्य है फॉर्मूला। तो जैसे कि आप लोग पता है हम लोग पढ़े हैं कूलॉम का नियम, तो कूलॉम का नियम से हम लोग जानते हैं कि जो आवेश हमारा होता है क्यू जो बराबर होता है वो सी इंटू भी के बराबर होता है, मतलब धारिता इंटू वोल्टेज के बराबर होता है हमारा क्यू बराबर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, क्यू इक्वल टू सी भी, ये आप लोग याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है 69 नंबर प्रश्न, और यहाँ पर ये न्यूमेरिकल हमारा आ गया है फिर से। तो न्यूमेरिकल है कि यहाँ पर 100 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे जलाया जाए तो 30 दिन में 50 रुपये प्रति यूनिट के दर से कितना खर्च लगेगा। तो कितना खर्च लगेगा ये निकालना है। अब हमारा यहाँ पर बात करें कि
प्रतिदिन 5 घंटा जल रहा है और कितना जल रहा है, तो 100 वाट जल रहा है। तो हमारा प्रतिदिन जो वो कितना खर्च हो रहा है ऊर्जा, तो बात करें यहाँ पर प्रतिदिन, या फिर डायरेक्ट हम लोग 30 दिन का ऊर्जा खपत निकाल लेते हैं। तो 30 दिन का जो हमारा ऊर्जा खपत हो जाएगा, 30 दिन का जो ऊर्जा खपत होगा वो हो जाएगा हम लोग का 100 वाट इंटू जो हमारा यहाँ पर डे 5 घंटा चल रहा है, तो 5 से गुना करेंगे 5 घंटा, और कितने दिन का निकाल रहे हैं, 30 दिन का निकाल रहे हैं, तो हम लोग 30 से गुना कर देंगे। अब सबको हम लोग गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 15,000 WH, मतलब वाट आवर हो जाएगा 15,000। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 15,000 को 15 kWh, और के हमारा क्या हो गया, किलो वाट घंटा हो गया यहाँ पर, और किलो वाट घंटा को हम लोग यूनिट बोलते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 15 यूनिट। ठीक है। और हमारे यहाँ पर खर्च जो है, हमारा खर्च यहाँ पर दिया गया है कि प्रत्येक यूनिट का जो खर्च है वो 50 रुपये है। तो हमारा यहाँ पर 15 यूनिट है, तो इसका खर्च कितना हो जाएगा, 15 इंटू 50 कर देंगे तो हमारा खर्च निकल जाएगा। तो 15 पचहत्तर 75 750 रुपये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन हम लोग देखें तो ऑप्शन में मिस्टेक कर दिया है, यहाँ पर पॉइंट को उड़ा देना है, तो 750 रुपये जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 70 में प्रश्न पूछा जा रहा है आप लोग को कि चुंबकीय क्षेत्र का असाई मात्रक क्या होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो असाई मात्रक होता है वो होता है टेस्ला। इसे आप लोग याद रख लीजिएगा, टेस्ला जो है वो चुंबकीय क्षेत्र का असाई मात्रक होता है। और बात करें यहाँ पर और भी इसका मात्रक होता है, एक होता है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो ये भी आप लोग याद रख, टेस्ला तो होता ही है ऐसा मात्रक, और वेबर पर मीटर स्क्वायर भी चुंबकीय क्षेत्र का ही ऐसा मात्रक होता है। बात करें यहाँ पर हेनरी का, तो हेनरी जो ऐसा मात्रक वो किसका है, ये है स्वप्रेरकत्व का मात्रक। तो प्रेरकत्व का मात्रक ही हेनरी होता है, स्वप्रेरकत्व याद रखिए आप लोग, इसी का मात्रक हेनरी होता है। और बात करें यहाँ पर अर्ग, जो अर्ग वो किसका मात्रक है, ऐसे मात्रक, तो अर्ग आप लोग याद रखिएगा, ऊर्जा का जो सीरियस मात्रक होता है वो अर्ग होता है, और ऊर्जा का अक्षय मात्रक जो होता है वो क्या होता है, जूल होता है। और बात करें यहाँ पर 1 जूल बराबर जो होता है, 1 जूल बराबर जो होता है वो होता है 10⁻7 अर्ग होता है। ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा, 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है, और वो ये जो अर्ग है वो ऊर्जा का सीरियस मात्रक है। अगला प्रश्न यहाँ पर 71 में प्रश्न आप लोग को पूछा जा रहा है कि होल किसमें होते, तो किसमें होल होता है ये बताना है। तो हम बात करें यहाँ पर जो पहला ऑप्शन इंसुलेटर्स का, तो इंसुलेटर्स में कोई भी होल या इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, क्योंकि ये क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। तो विद्युत का कुचालक होता है, इसमें कोई होल्स एवं इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। बात करें यहाँ पर धातु का, तो धातु में जो है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है, जिसके कारण विद्युत सुचालक होता है। तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन का पाया जाता है, ना कि होल्स पाया जाता है। अब बात करें अर्धचालक का, तो अर्धचालक में जो है वो 2 टाइप का अर्धचालक होता है, एक होता है पी टाइप अर्धचालक और एक होता है एन टाइप अर्धचालक। तो अर्धचालक में पी टाइप अर्धचालक उसे कहते हैं जिसमें होल्स की संख्या जब वो इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज़्यादा होता है, उसे हम लोग पी टाइप अर्धचालक बोलते हैं। और एन टाइप का अर्धचालक की बात करें, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो होल्स की संख्या से अधिक होता है। तो ये हमारा अर्धचालक जो है हमारा, इसमें होल्स पाए जाते हैं, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा अर्धचालक। ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें थोड़ा डाउट होता है मनुष्यों को, आदमियों को, आप लोग को, स्टूडेंटों को। तो इसे हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे कि सूर्य ग्रहण कब होता है। देखिए सूर्य ग्रहण के लिए हम लोग सबसे पहले फिगर से समझते हैं। तो ये हमारा हो गया सूर्य, एक हो गया हमारा यहाँ पर सूर्य, और यहाँ पर एक बना दिए हैं पृथ्वी हमारा है, जिसपे हम लोग रहते हैं। तो इन दोनों के बीच में जब हमारा चंद्रमा आ जाता है, चंदा मामा आ जाता है, इन दोनों के बीच में सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंदा मामा आ जाए तो हम लोग बोलेंगे सूर्य ग्रहण। क्या बोलेंगे, सूर्य ग्रहण बोलेंगे। तो याद रखिए आप लोग कि सूर्य ग्रहण क्या हो गया हमारा, जब चंदा मामा हमारा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाए। और बात करें यहाँ पर हम लोग अगर चंद्र ग्रहण का, तो चंद्र ग्रहण किसे कहेंगे ये भी समझने वाली बात है। तो चंद्र ग्रहण तब होगा जब सूर्य और चंद्रमा मामा जो हमारा यहाँ पर चंदा मामा है, सूर्य और चंदा मामा के बीच में जब पृथ्वी आ जाए, तब हम लोग क्या कहेंगे कि ये क्या हमारा है,
चंद्र ग्रहण है। तो इसे आप लोग याद रख लीजिएगा। चंद्र ग्रहण कब होगा? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच होगा। और सूर्य ग्रहण कब होगा? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच होगा। इसमें मनुष्यों को हमेशा डाउट होता रहता है कि ये वाला होगा कि वो वाला होगा, तो इसे आप लोग याद रख लीजिएगा कि सूर्य ग्रहण कब होगा? जब चंदा मामा बीच में आएगा। और जब चंदा मामा बीच में नहीं रहेगा, पृथ्वी बीच में रहेगा, तब चंद्र ग्रहण ही होगा। और सूर्य तो कभी इन दोनों के बीच में आ ही नहीं सकता, क्योंकि सूर्य का दूरी जो है बहुत दूर में स्थित है इन दोनों की अपेक्षा। तो सूर्य कभी बीच में नहीं आएगा, ये आप लोग मन से हटा दीजिए कि सूर्य में बीच में आएगा तब सूर्य ग्रहण होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं फिगर से। अगला प्रश्न को हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर, इसका जो राइट आंसर है 72 नंबर, क्या हो जाएगा कि सूर्य ग्रहण तब होता है जब हमारा चंद्रमा जो है वो सूर्य वो पृथ्वी के बीच होता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 72 का। हमारे यहाँ पर 73 में प्रश्न है कि साबुन के बुलबुले किस कारण से रंगीन दिखाई पड़ते हैं? तो साबुन के जो बुलबुले रंगीन दिखाई पड़ते हैं वो किसके कारण दिखाई पड़ते हैं? तो याद रखिए आप लोग, हम लोग के साबुन के बुलबुले जो रंगीन दिखाई पड़ते हैं वो व्यतिकरण के कारण ही होता है। तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, व्यतिकरण के कारण ही साबुन के बुलबुले क्या होता है? रंगीन दिखाई पड़ते हैं। बात करें यहाँ पर पृष्ठ तनाव का, तो पृष्ठ तनाव जो हमारा होता है वो होता है जिससे कि जब हम लोग वर्षा का बूंद जो आकाश से गिरता है वो क्या हो जाता है? गोल हो जाता है। गोल किसके कारण? तो वो पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। प्रकीर्णन क्या होता है? तो प्रकीर्णन के कारण जी हमारा यहाँ पर सूर्य डूबते समय और उगते समय लाल दिखाई देता है। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न यहाँ पर नेत्रदान में हम लोग व्यक्ति का आंख के किस अंग को दान करते हैं? तो नेत्रदान जो हम करते हैं आंख का किस भाग का करते हैं? तो ये क्या जाता है? कॉर्निया का। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर होगा कॉर्निया का हम लोग जो है दान करते हैं नेत्रदान में। और बात करें यहाँ पर, अगर किसी को कोई बीमारी है, जिससे कि बहुत सारी बीमारी जैसे हो गया एड्स हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, रेबीज हो गया, लुकेमिया हैजा आदि, यदि इस बीमारियों से संक्रमित कोई व्यक्ति है तो उसका हम लोग आंख जो है कॉर्निया पोर्शन जो वो नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। तो ये आप लोग याद रख लीजिएगा। जब कोई बीमारी से पीड़ित हो या किसी बीमारी के कारण वो व्यक्ति मरा हो तो उसका हम लोग कॉर्निया क्या करते हैं? वो दान नहीं करते, नेत्रदान नहीं करते, ये आप लोग याद रख लीजिएगा। और बात करें यहाँ पर मनुष्य के जो नेत्र होता है उसमें उत्तल लेंस पाया जाता है। उत्तल लेंस ये भी पूछा जाता है कि मनुष्य का नेत्र वो किस लेंस का उदाहरण है? तो ये उत्तल लेंस का उदाहरण है। और इसमें जो मेगापिक्सल होता है, कितना मेगापिक्सल का हमारा आंख होता है? वो होता है 576 मेगापिक्सल का। याद रखिएगा आप लोग, मनुष्य का जो आंख होता है वो 576 मेगापिक्सल का होता है। इसे भी आप लोग याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 75, इसमें पूछा जा रहा है आप लोग को कि घरों में दी जाने वाली सप्लाई होती है। तो घरों में दी जाने वाली सप्लाई जो होती है वो होता है, वो कितना होता है? एम्पियर में दिया गया है। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 5 से लेकर 15 एम्पियर तक जो घरों में सप्लाई दी जाती है, जो सप्लाई दी जाती है क्या दी जाती है? तो 5 से 15 एम्पियर तक जो सप्लाई दिया जाता है वो हमारा बिजली जो दिया जाता है वो जाता है। और बात करें यहाँ पर वोल्ट का, तो 220 से 240 वोल्ट तक का सप्लाई होता जो कि एसी आती है, एसी होता है। और बात करें यहाँ पर हर्ट्ज की, तो 50 हर्ट्ज आवृत्ति का ये होता है। तो ये हमारा क्लियर हो गया। बात करें यहाँ पर 5 से 15 एम्पियर का जो हमारा सप्लाई दी जाती है घरों में, उसमें 5 जो एम्पियर का होता है, 5 एम्पियर धारा का हम लोग प्रयोग करते हैं। वो बल्ब जैसे हो गया, टीवी हो गया, रेडियो हो गया, इस सब में हम लोग प्रयोग करते हैं 5 एम्पियर धारा का। और 15 एम्पियर का धारा हम लोग प्रयोग करते हैं, जैसे हीटर हो गया, आयरन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, इस सब हम लोग 15 एम्पियर वाला का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 76 नंबर प्रश्न, इसमें पूछा जा रहा है आप लोग को कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक जो है वो किसे कहा जाता है ये बताना है। तो पहला ऑप्शन की बात करें यहाँ पर अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड जो इसने क्या चीज़ का आविष्कार किया था? तो प्रोटॉन का आविष्कार किया था। तो प्रोटॉन ने क्या चीज़ का आविष्कार किया था? रदरफोर्ड। तो प्रोटॉन का आविष्कार किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने किया था। और बात करें ऑटो हन का, तो ऑटो हन जो है वो क्या चीज़ से संबंधित है? तो याद रखिए आप लोग, पहली बार जो प्रयास किया गया था परमाणु बम बनाने का वो इसी के द्वारा किया गया था, ऑटो हन के द्वारा। और मेंडलीव की बात करें तो इसने जो आवर्त सारणी जो बनाया है वो मेंडलीव के द्वारा ही दिया गया था, आधुनिक आवर्त नियम। और बात करें यहाँ पर एंटोनी लेवोजियर का, तो इसे हम लोग आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा एंटोनी लेवोजियर, जो हमारा आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 77 की चींटी के काटने पर किसका अंतःक्षेपण होता है? तो चींटी में जो अम्ल होता है उसी का अंतःक्षेपण होगा। तो चींटी को काटने पर जो हमारा शरीर में जो अम्ल जाता है वो फॉर्मिक अम्ल होता है। तो चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और एसिटिक अम्ल की बात करें तो एसिटिक अम्ल जो ये सिरका में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है?
सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। और बात करें औगेलिक अम्ल, तो औगेलिक अम्ल जो पाया जाता है वो पाया जाता है किसमें, औगेलिक अम्ल आप लोग याद रखिएगा ये पाया जाता है टमाटर हो गया, अमरूद हो गया, इस सब में औगेलिक अम्ल हो जाएगा। बात करें पर टार्टरिक अम्ल का, तो टार्टरिक अम्ल जो होता है वो इमली में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, इमली में टार्टरिक अम्ल हो गया। औगेलिक अम्ल हम लोग का क्या, अमरूद हो गया, टमाटर हो गया, इस सब में हो जाता है। तो ये हमारा क्लियर हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 78, इसमें पूछा जाए आप लोगों को कि अम्ल वर्षा के पीएच मान जो होता है वो कितना होता है। तो याद रखिए आप लोग, अम्ल वर्षा का जो पीएच मान होता है वो लगभग 5.5 या उससे कम होता है। तो याद रखिए आप लोग, अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है, 5.5 या इससे कम होता है। ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 79 नंबर प्रश्न आप लोग को पूछा जा रहा है कि स्मॉग किसका संयोजन है। तो याद रखिए आप लोग, स्मॉग जो है वो संयोजन है धुआं और कोहरा का। तो ऑप्शन नंबर 4 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कि धुआं और कोहरा का जो मिश्रण है वो स्मॉग है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 80, इसमें पूछा जा रहा है आप लोग को कि क्विक सिल्वर के नाम से किसे जाना जाता है। तो क्विक सिल्वर के नाम से हम लोग जानते हैं किसे, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, सिल्वर, एल्यूमिनियम, पारा, सीसा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पारा को हम लोग ही क्विक सिल्वर कहते हैं। बात करें यहाँ पर सिल्वर का, तो सिल्वर जो आप लोग को पता है कि सबसे अधिक जो विद्युत का सुचालक होता है, सर्वोत्तम चालक जो होता है विद्युत का, वो सिल्वर ही होता है, इसे आप लोग याद रख लीजिएगा। और सीसा जो हमारा एक कुचालक है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। बात करें यहाँ पर क्या चीज़ का बात करें, तो पारा का, तो पारा जो हमारा एकमात्र ऐसा धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, इसे भी आप लोग याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न पर प्रश्न संख्या 81, इसमें आप लोग पूछा जा रहा है कि थोरियम का सबसे बड़ा भंडार देश कौन सा है। तो ये हमारा ही देश है, अपना देश है भारत। भारत ही जो है वो थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पाया जाता है, वो भारत में ही पाया जाता है। तो थोरियम हो गया सबसे ज़्यादा भंडार भारत में, एल्यूमिनियम का भी सबसे ज़्यादा भंडार भारत में ही पाया जाता है। बात करें स्टील का, तो स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो यूएसए है। तो स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हो जाएगा यूएसए। और रूस की बात करें तो रूस जो स्टील उत्पादन में चौथे स्थान पर है, रूस जो है वो स्टील के उत्पादन में चौथे स्थान पर है। अगला प्रश्न यहाँ पर कि घड़ियों में इस्तेमाल किया जाने वाला क्वार्ज है। तो घड़ियों में जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्वार्ज, उसमें क्या होता है, तो उसमें होता है SiO2 होता है, याद रखिएगा आप लोग, ये होता है SiO2। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बात करें यहाँ पर हम लोग सोडियम सिलिकेट का, तो सोडियम सिलिकेट हमारा यहाँ पर दिया गया ऑप्शन नंबर 3 में। इसका प्रयोग हम लोग क्या चीज़ में करते हैं, तो याद रखिए आप लोग, सोडियम सिलिकेट का औद्योगिक नाम जो है वो वाटर ग्लास है। सोडियम सिलिकेट आप लोग याद रखिएगा, इसका सूत्र होता है NaSiO2, इसे हम लोग वाटर ग्लास भी बोलते हैं। वाटर ग्लास किसको बोलते हैं, सोडियम सिलिकेट को ही बोलते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न यहाँ पर 83 नंबर प्रश्न है कि पौधों के जीवन के लिए आवश्यक तत्वों की संख्या कितनी होती है। तो पौधों के जीवन के लिए जो आवश्यक तत्वों की संख्या होती है साथियों, वो होता है 16। तो ऑप्शन नंबर 3 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 16। अच्छी तरह आप लोग को समझ में आ रहा होगा ये सभी प्रश्न। और यहाँ पर जो है अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर है 84 नंबर प्रश्न। तो 84 नंबर प्रश्न हमारा यहाँ पर है कि लाल मिर्च में लाल रंग किसके कारण होता है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि लाल मिर्च में जो लाल होता है वो किसके कारण होता है। तो 4 ऑप्शन है हमारा यहाँ पर, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, कैप्सेथिन। तो कैप्सेथिन के कारण ही हमारा लाल मिर्च क्या होता है, लाल रंग का होता है। और बात करें यहाँ पर लाल जो मिर्च हमारा लाल मिर्च वो तीता किसके कारण होता है, तो वो तीता होता है वो कैप्सेसिन के कारण। तो याद रखिए आप लोग, कैप्सेसिन के कारण जो मिर्च है वो तीखा होता है, और कैप्सेंथिन के कारण जो हमारा होता है वो लाल होता है। बात करें यहाँ पर गाजर, तो गाजर जो लाल रंग होता है वो किसके कारण, कैरोटीन के कारण ही गाजर जो है वो लाल रंग के होता है। अब बात करें यहाँ पर अगले प्रश्न का, तो अगला प्रश्न यहाँ पर आ जाता है 85 नंबर प्रश्न। इसमें हम लोग को पूछा जा रहा है कि 2,4D है। तो 2,4D क्या है, ये एक खरपतवार नाशी है। तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कि 2,4D जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया सवाल है कि 2,4D जो हमारा वो क्या है, एक खरपतवार नाशी है। ऑप्शन नंबर 4 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर बात करें 2,4D का जो पूरा नाम होता है वो होता है 2,4D। डी का अर्थ यहाँ पर है डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। याद रखिए आप लोग, प्रश्न पूछा जा सकता है कि डी का अर्थ यहाँ पर क्या है, तो ये है डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड बोलते हैं हम लोग डी को। अगला प्रश्न यहाँ पर बात करेंगे, उससे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि विस्फोटक के रूप में जो प्रयोग करते हैं हम लोग वो TNT का प्रयोग करते हैं। तो TNT हमारा एक विस्फोटक है। और बात करें यहाँ पर कवकनाशी का, तो कवकनाशी का एग्जाम्पल आप लोग याद रखिएगा
प्रियक्सौर जैसे ये किसका है, कवकनाशी का उदाहरण है। इसका स्पेलिंग आप लोग लिख लीजिएगा PRIAXOR। तो प्रियक्सौर जो ये कवकनाशी ही है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 66 इसमें पूछा जा रहा है आप लोगों की मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, तो मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वो कितना डिग्री सेल्सियस होता है। तो बच्चों का पता है कि यहाँ पर कि मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और बात करें यहाँ पर फ़ारेनहाइट में, तो इसका जो फ़ारेनहाइट में हो जाएगा वो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। और अगर आप लोग इसको हम लोग केल्विन में चेंज करें तो इसमें 273 जोड़ देंगे, 273 जोड़ने पर ये हो जाता है 310 केल्विन। तो ये तीनों आप लोग याद रख लीजिएगा, तीनों में से कोई ऑप्शन रहेगा तो उसे आप लोग टिक कर लीजिएगा। अगर तीनों रहेगा तीनों टिक मार दीजिएगा, और इनमें से सभी या होगा ऑप्शन में वो मार दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 87 नंबर प्रश्न, इसमें पूछा जाए आप लोगों की कि अंडे में कौन सा विटामिन बिल्कुल ही नहीं पाया जाता है। तो अंडे में कौन सा विटामिन जो है वो बिल्कुल ही नहीं पाया जाता है, तो वो याद रखिए आप लोग विटामिन सी जो है वो अंडे में बिल्कुल ही नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 प्रश्न का राइट आंसर होगा विटामिन सी। और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है, वैज्ञानिक नाम क्या होता है, रासायनिक नाम क्या होता है, वो होता है स्कॉर्बिक एसिड। तो विटामिन सी को हम लोग स्कॉर्बिक एसिड वही बोलते हैं। और बात करें यहाँ पर विटामिन डी का रासायनिक नाम, तो वो होता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन ए का हो गया रेटिनॉल। और विटामिन बी का होता है थायमिन। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी पाया जाता है, जैसे कि B1 B2 B3 हो गया, B5 B6 इन सब का होता है। इन सभी का रासायनिक नाम जानने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा, सभी को बता देंगे इस कमेंट में, या फिर आप लोग को अलग से एक वीडियो लाऊंगा ट्रिक के द्वारा, ट्रिक से आप लोग को सभी विटामिनों का रासायनिक नाम याद करवा दूंगा। तो कमेंट कीजिएगा आप लोग यदि चाहिए तो। अगला प्रश्न यहाँ पर 88 नंबर प्रश्न, इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है 88 नंबर प्रश्न में कि वह आयन जो रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है, तो वो कौन सा जो हमारा आयन है वो रुधिर प्लाज्मा में स्थित नहीं होता है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया Na+, Ca+, Mg+ और Cu+। तो बात करें यहाँ पर कौन सा जो है रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा Cu+। तो Cu+ जो हमारा एक आयन है जो कि रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है। तो अगला प्रश्न यहाँ पर बात करें तो अगला प्रश्न आ जाता है कि H1N1 वो किसके द्वारा होता है। तो H1N1 जो हमारा एक विषाणु है, तो विषाणु के द्वारा ही H1N1 होता है। बात करें यहाँ H1N1 किस में बीमारी होता है, तो ये होता है सुअर में। तो सुअर का जो होता है बीमारी वो H1N1 होता है, विषाणु के कारण होता है, और इसे हम लोग स्वाइन फ्लू बोलते हैं। तो याद रखिए आप लोग H1N1 को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वाइन फ्लू बोलते हैं। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, स्वाइन फ्लू बोलते हैं H1N1 को। और बात करें यहाँ पर एक और उदाहरण हो गया H5N1। तो H5N1 को हम लोग बोलते हैं बर्ड फ्लू। तो ये बीमारी पक्षियों में होता है, बर्ड फ्लू जैसे कि मुर्गा में होता है। तो ये बर्ड फ्लू हो गया H5N1, और स्वाइन फ्लू हो गया H1N1। ये सभी जो है विषाणु है, विषाणु के कारण होने वाला बीमारी है। और बात करें जीवाणु का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, जीवाणु का आविष्कार किया गया था लेवेनहॉक के द्वारा। और विषाणु का आविष्कार बात करें तो विषाणु का आविष्कार किया गया इवानोव्स्की के द्वारा। किसके द्वारा किया गया बेटा, विषाणु का आविष्कार किया गया इवानोव्स्की के द्वारा हो गया। और बात करें कवक का आविष्कार, तो कवक का आविष्कार किया गया है वो था बर्गर रस्मुसेन। तो बर्गर रस्मुसेन के द्वारा कवक का आविष्कार किया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 90, और यह प्रश्न आज के साइंस पोर्शन का अंतिम सवाल है हमारा 90 नंबर प्रश्न, क्योंकि 50 से स्टार्ट किए और 40 प्रश्न साइंस का होता है। तो 40वां नंबर प्रश्न हमारा यहाँ पर है कि विटामिन B12 में कौन सी धातु उपस्थित होती है। तो याद रखें लोग विटामिन B12 में जो धातु उपस्थित होती है वो होता है कौन सा, कोबाल्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 जो है प्रश्न का राइट आंसर होगा कोबाल्ट, जो विटामिन B12 में पाया जाता है। बात करें यहाँ पर विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन B12 का आप लोग याद रखिएगा रासायनिक नाम जो होता है वो होता है साइनोकोबाल्मिन। तो साइनोकोबाल्मिन इसका रासायनिक नाम होता है, और इसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है। तो हमारा 90 प्रश्न साइंस का था, जो वो 90 नंबर प्रश्न तक ही साइंस था, जो कि 40 क्वेश्चन टोटल था। सभी को हम लोग अच्छी तरीके से कवर कर लिए, उसमें जो भी न्यूमेरिकल था वो आप लोग को अच्छी तरीके से समझाया हूँ। तो हमारा फर्स्ट प्रश्न यहाँ पर है साइंस का, जो साइंस पोर्शन खत्म हो गया, समान जागरूकता। जो हमारा फर्स्ट प्रश्न यहाँ पर है वो है कि भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर 2023 के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर कौन सा है। तो महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर जो है वो कौन सा है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, हैदराबाद, मुंबई, जयपुर और चेन्नई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 चेन्नई। याद रख लोग, ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर होगा चेन्नई। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स
2024 में जो भारत का स्थान है वो 80वां स्थान है। तो याद रखिए आप लोग, ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर जो होगा 80वां। अगला प्रश्न यहाँ पर, किस पार्टी ने हाल ही में बांग्लादेश में 5वीं बार संसदीय चुनाव जीता है? तो किस पार्टी के द्वारा बांग्लादेश में 5वीं बार संसदीय चुनाव जीता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ये अवामी लीग। अवामी लीग आप लोग पता है कि जो वहाँ का अभी प्रधानमंत्री है, जो बहुत दिन से 20 साल से 15 साल से जो प्रधानमंत्री रह रही, वो है शेख हसीना जी। तो शेख हसीना का ही ये पार्टी है अवामी लीग, जो कि बांग्लादेश का भी प्रधानमंत्री है। अगला प्रश्न यहाँ पर 94 नंबर प्रश्न में आप लोग पूछा जा रहा है कि गैब्रियल अटल निम्नलिखित में से किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? तो याद रखिए लोग, गैब्रियल अटल जो प्रधानमंत्री बने, सबसे युवा प्रधानमंत्री, वो फ्रांस के बने। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 95 की संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट ने 2024 कैलेंडर वर्ष के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के विकास पूर्वानुमान को 6.7% के पहले अनुमान से संशोधित कर कितना कर दिया है? तो ये कर दिया गया है, याद रखिए आप लोग, ये जो कर दिया गया संशोधित करके वो कर दिया गया 6.2% कर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर 3 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 96, इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा निर्मित स्वदेशी दृष्टि 10 स्टार लाइनर मानव रहित हवाई वाहन UAV को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो ये जो किया गया है वो अडानी रक्षा और एरोस्पेस के द्वारा किया गया। याद रख लोग, अडानी रक्षा और एरोस्पेस के द्वारा ये काम किया गया। तो ऑप्शन नंबर 2 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 97 प्रश्न नंबर 97 हमारा यहाँ पर है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसको तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 प्रदान किया था? क्या 2022 में किया गया? ये किया गया है किसको किया गया है? ये किया गया है सविता कंसवाल जी को। तो ऑप्शन नंबर 4 प्रश्न का राइट आंसर होगा सविता कंसवाल। अगला प्रश्न यहाँ पर 98 नंबर प्रश्न, इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है कि लंदन में सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है लियोनेल मेस्सी ने। ऑप्शन नंबर 1 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 99 नंबर प्रश्न है कि किस देश ने ब्रह्मांडीय घटनाओं का निरीक्षण करने के लिए एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है आप लोग को। 4 ऑप्शन यहाँ पर क्या क्या है? जापान, अमेरिका, जर्मनी, चीन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा चीन। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 100 कि इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड ने भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइटिस ए वैक्सीन लॉन्च किया है। तो वैक्सीन का नाम क्या है? तो वैक्सीन का नाम जो है वो है हैविस्योर। तो ऑप्शन नंबर 3 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा प्रश्न था। आज के प्रश्न में टोटल 50 प्रश्न किए, जिसमें आप लोग को क्या हो गया कि 40 प्रश्न साइंस के किए और 10 प्रश्न जो हमारा यहाँ पर जीके जो समान जागरूकता है उससे किए। तो आशा करते हैं प्रश्न आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और अच्छी तरीके से साइंस वाला पोर्शन आप लोग को खास करके पसंद आया होगा। हमारा जो बताने का तरीका रहा वो अच्छा लगा होगा आपको। यदि अच्छा लगा और आगे भी आप लोग इसी तरह का वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो कमेंट लिस्ट में आप लोग कमेंट कीजिएगा। हम लोग को इस प्रकार का और वीडियो चाहिए, अच्छा लग रहा है जो भी होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, ताकि हमको मोटिवेशन मिलेगा और भी वीडियो बनाने का। आगे हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कवर करूंगा वीडियो को, अच्छे न्यूमेरिकल को अच्छे तरीके से कवर करके लाऊंगा। इसके लिए आप लोग थोड़ा कमेंट कीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिले। और आप लोग इसी प्रकार का वीडियो चाहने के लिए, नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों।